हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रीना दांगी। स्वागत है आपका दांगी एकेडमी पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। क्लास 6ठी से ही हमने केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी थी। 9th क्लास में आते आते हमने केमिस्ट्री की डीप स्टडी करना शुरू कर दिया। तो आप केमिस्ट्री से डर कैसा? रसायन के कुछ आधारभूत सिद्धांत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, पर जैसे ही प्लूटो को हटा दिया गया, उसे एक छोटा ग्रह मान लिया गया। अब हमारे ग्रहों की संख्या हो गई है 8। इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी पर अवस्थित वायुमंडल में सभी गैसों की कुछ न कुछ निश्चित मात्रा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, ये सब हम पढ़े। पृथ्वी पे कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कौन सी गैसें किस प्रकार की क्रिया करती है, कौन सा तत्व धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, यही सब तो है केमिस्ट्री। हमारे आसपास की दैनिक क्रियाओं में भी रसायन विज्ञान शामिल है। आपने देखा ही होगा कि हमारे कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है और जब हम उसे साबुन से धोते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है। ये तो एक केमिकल की रासायनिक क्रिया हो गई। यही तो है हमारा रसायन विज्ञान। तो आप यही सब जानेंगे मेरे साथ। पहला टॉपिक शुरू करते हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को बांटा गया है 2 भागों में। जैसा कि आपके जैसा कि हमारी रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर में दिया हुआ होगा, आपको इस प्रकार का एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ब्रह्मांड को बांटा गया है 2 भागों में। पहला हो जाएगा द्रव्य और द्रव, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। द्रव्य जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मैटर। द्रव्य जो भी चीजें या जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जिनका कुछ ना कुछ भार होता है या द्रव्यमान होता है, उसे कहा जाता है द्रव्य। आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा होगा, इसका कुछ ना कुछ भार अवश्य है और ये आप कहीं पर भी इसको रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ स्थान जरूर घेरेगा, तो ये हो जाएगा द्रव्य। दूसरा है हमारा, इसको दूसरा पार्ट है ऊर्जा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप इस लेक्चर को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और इस लेक्चर को इंग्लिश में देखिए। आइए आगे देखते हैं हम। अब द्रव्य को बांटा गया है 3 पार्ट्स में। द्रव्य को बांटा गया है फिर से 2 पार्ट्स में। पहला फिजिकल या भौतिक और दूसरा हो जाएगा हमारा रासायनिक। आप इन दोनों नामों से भली भांति परिचित होंगे, भौतिक और रासायनिक। भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं भी हम पढ़ चुके हैं। भौतिक यानी जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीजें आती हैं हमारी भौतिक के अंदर। और जो चीजें देखा नहीं जा सकता या फिर किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः उसी रूप में नहीं ढाला जा सकता, वो सभी प्रक्रम आ जाएंगे हमारे रासायनिक। देखते हैं अब हम भौतिक को फिर से बांटा गया है 3 पार्ट्स में। पहला हो जाएगा हमारा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव और तीसरा हो जाएगा गैस। यहाँ ध्यान रखिए, ये द्रव्य है और ये है द्रव। भौतिक को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस हम ये सभी 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा माइंड की एक्सरसाइज हो जाएगी। देखिए, ठोस वह वस्तुएं होती हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है। ये मार्कर, ये एक ठोस वस्तु है, इसका आयतन, इसको आप कहीं पर भी रखिए। आपने हाथ में रखा है, आप अपने बॉक्स में रख दीजिए, बैग में रख दीजिए, टेबल पे रख दीजिए। इसका आयतन और आकार हमेशा निश्चित ही है।
ये अलग बात है कि आपको इसको बिगाड़ना है तो आप गर्म कर दीजिए, पत्थर से तोड़ दीजिए, यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है। इसका जब तक आप इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे इसका आकार और आयतन निश्चित रहेगा, इसीलिए इसे ठोस माना गया है। तो इसका पहला गुण हो जाएगा आकार व आयतन निश्चित। दूसरा, इन्हें संकुचित नहीं किया जा सकता। कुछ अपवाद को छोड़कर बाकी जितने भी ठोस होते हैं उन्हें संकुचित नहीं किया जा सकता। ये देखिए, ये मार्कर है, इसको मैं दबाऊंगी कि आपको ये दबता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों साइड से हम दबाकर देख लेते हैं, ये दबता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दूसरा गुण हो जाएगा इन्हें संकुचित नहीं किया जा सकता। तीसरा गुण, ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ये मार्कर हुआ हमारा, आप इसे धक्का देंगे तो इसे बहना नहीं कहेंगे। जैसे कि द्रवों में गुण होता है, पानी आपने देखा हुआ होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता हुआ चला जाता है। पर जब तक कि आप किसी भी ठोस वस्तु पर बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करेगी। इसलिए ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता। ठोस वस्तुएं कठोर होती हैं। कोई सी भी आप ठोस वस्तु ले लिए, जिस चेयर पर बैठकर आप अपना काम करते हैं या जिस टेबल पर आप अपनी बुक रखते हैं, जिस पेन से आप लिखते हैं, ये सभी वस्तुएं ठोस हैं। तो ये सभी वस्तुएं कठोर होती है। कुछ अपवाद हैं, उन्हें यदि छोड़ दिया जाए तो। ये तो हमने देख लिए ठोसों के गुण। पर क्या आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु ठोस होती है तो ठोस क्यों होती है? इसका क्या कारण है? ठोस होती है उन पदार्थों के कण बहुत पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास। मान लीजिए ये कोई वस्तु है ठोस, तो इसमें उपस्थित जो कण होंगे उनके बीच में गैप नहीं होगी। और उनके बीच में लगने वाला बल, अंतर आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए वो पास आ जाएंगे, दूर नहीं रहेंगे। मान लीजिए ये कोई एक कण है और ये कोई एक कण है। ये वाला कण इस कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और ये वाला कण इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो ये एकदम पास आ जाएंगे, तो इनके बीच में गैप नहीं रहेगी, इसीलिए ये वस्तुएं ठोस का आकार ले लेती हैं। अगला देखते हैं हम द्रव वस्तुओं में ठोसों की अपेक्षा कण कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि इनके बीच में लगने वाला अंतर आकर्षण बल ठोसों की तुलना में थोड़ा सा कमजोर होता है और इनके बीच में गैप पाई जाती है। देखिए, द्रव जैसे हमने ले लिया, कोई भी जैसे पानी भर दिया तो उनके बीच में थोड़ी सी खाली स्थान रहेगा। तो इसका पहला गुण हो जाएगा इनके कण दूर होते हैं। भी द्रव का आयतन हमेशा निश्चित होता है, परंतु इनका आकार निश्चित नहीं होता। आप एक ग्लास या 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसे आप ग्लास में भरिए, बोतल में भरिए, बड़े तपेले में भरिए या बाल्टी में भरिए, उसका आयतन हमेशा निश्चित रहेगा, अर्थात वो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। परंतु जिस बर्तन में आप उसको भरेंगे वो उसका आकार ले लेगा। तो आयतन निश्चित, पर आकार निश्चित नहीं। जैसे किसी ठोस वस्तु को यदि हम टेबल पे रख देते हैं और जब तक उस पर बल नहीं लगाते हैं वो अपने स्थान से हिलती नहीं है,
परंतु उसके विपरीत द्रवों में यदि आप एक बाल्टी भर के पानी टेबल पे डाल दीजिए या फर्श पे डाल दीजिए, वो उस स्थान पे नहीं रुकेगा, वो बहने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। हम 100% ये नहीं कह सकते कि जो द्रव होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं या वो रिजिड नहीं होते हैं। रसायन की भाषा में कहा जाए तो वो रिजिड नहीं होते हैं। 100% ये बात कहना मुमकिन नहीं है। बाढ़ के दिनों में आपने देखा होगा कि द्रव भी बल आरोपित करते हैं, घरों की दीवारों को तोड़ देते हैं, बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं बहुत। और यदि हम ऊंचाई से गिरते हैं या कूदते हैं तब भी हमें बल की कठोरता, द्रव की कुछ ना कुछ कठोरता का आभास होता है। तो कुछ मात्रा में इसमें भी कठोरता या रिजिडिटी पाई जाती है। अब देखते हैं हम गैस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हवा होती है वो अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होती है, परंतु ये सभी गैसें एक निश्चित मात्रा में ही उसमें उपस्थित होती है। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल प्रदूषण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है एनवायरमेंट में, जो कि हम सभी के लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए हानिकारक है। तो प्लीज स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम अधिक से अधिक प्रयास करें। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर, गैसें। तो गैसों में क्या होता है कि इनके बीच में अंतर आकर्षण बल बहुत ही कम या नगण्य होता है। अंतर आकर्षण बल एक दूसरे को आकर्षित करने वाला बल नगण्य होता है। नगण्य होता है तो क्या होगा, इनके जो कण होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, इनमें भी बहने का गुण पाया जाता है। गैसें या हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है। गैसों को संकुचित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी गुब्बारे में गैस भरेंगे तो हम उसे आसानी से दबा सकते हैं। किसकी तुलना में? द्रवों की तुलना में। जबकि द्रवों को संकुचित तो किया जा सकता है पर एक निश्चित मात्रा तक, बहुत अधिक मात्रा तक हम द्रवों को संकुचित नहीं कर सकते। तो संकुचन का गुण पाया जाता है। और गैसों का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है, ना इनका आकार निश्चित है और ना ही आयतन। आप जिस भी वस्तु में गैसों को भरेंगे ये उसका आकार ले लेंगी और उसी के आयतन के बराबर हो जाएंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है क्योंकि उनके कण बहुत पास पास होते हैं। इनके कण पास पास क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में लगने वाला अंतर आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे को बहुत अधिक बल से आकर्षित करते हैं, इसलिए इनके कण या अणु पास पास आ जाते हैं और ये ठोस का रूप ले लेते हैं। इनको संकुचित नहीं किया जा सकता, इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है और ये कठोर होते हैं। द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। इनमें कण ठोसों की अपेक्षा कुछ दूर दूर पाए जाते हैं और थोड़ा सा अंतर, ठोसों की तुलना में लगने वाला अंतर आकर्षण बल भी कमजोर होता है, परंतु गैसों की अपेक्षा अधिक होता है। इनमें बहने का गुण पाया जाता है और इनको भी कुछ हद तक हम संकुचित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक बोतल में पानी भर दीजिए और बोतल को दबाइए। एक लिमिट तक तो आप दबा सकते हैं पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दबाएंगे। कुछ लिमिट तक हम इन्हें संकुचित कर सकते हैं। गैसें, इनका ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला अंतर आकर्षण बल बहुत ही कम या न के बराबर होता है, जिसे हम नगण्य कहते हैं। इनमें बहने का गुण या फ्लूइडिटी पाई जाती है, इन्हें आसानी से संकुचित किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं रासायनिक।
यहाँ आपको एक और टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, ऊर्जा। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कई प्रकार की ऊर्जाएं होती है। पर अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ भौतिक और रासायनिक को ही विभाजित किया गया है, इसलिए हम यही पढ़ेंगे। ऊर्जाएं अभी हमारे इस चैप्टर में नहीं दी गई हैं। देखते हैं हम रासायनिक यानी जिनको किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता, उन सभी को कहा जाता है रासायनिक क्रियाएं। इन्हें रासायनिक क्रियाएं या रासायनिक उन सभी को कहा जाता है रासायनिक। वो सभी रसायन के अंदर आती है। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध को कहा जाता है मिश्रण। अशुद्ध का दूसरा नाम है मिश्रण। जो वस्तुएं एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं और जिनका संघटन निश्चित होता है, वो सभी कहलाती हैं शुद्ध वस्तुएं। जैसे ऑक्सीजन, चांदी का ये संकेतक है। हम आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, उसमें आप समझेंगे सभी के संकेत, रासायनिक सूत्र, अणु, परमाणु, ये सब हम हमारे आने वाले वीडियो में देखेंगे। ये हो गया हमारा सिल्वर, कॉपर या तांबा। जल, इसका फॉर्मूला होता है H2O, O2, ये सभी शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। फिर शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है तत्व और यौगिक। बुक में से परिभाषा रटने की बजाय इसे समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा और परिभाषा भी अपने आप ही बन जाएगी। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस से दो भागों में बांटा हमने, तत्व और यौगिक। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो पदार्थ एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखिए, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर तांबा, ऑक्सीजन और H2O। अब यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर आपको दो दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको दूसरा गुण बताया कि जिनका संगठन निश्चित होता है। तत्व यानी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ को कहा जाता है तत्व। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, O+O, दोनों एक ही प्रकार के तत्व हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, चाहे O2 ले लीजिए या O3, ओजोन का सूत्र होता है, परंतु इसमें उपस्थित परमाणु कैसे हैं, एक ही प्रकार के। यहाँ पर हमने जैसे कॉपर लिया तो इसमें भी कितने प्रकार के परमाणु हैं, एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अब यहाँ पर कॉपर तो सिर्फ अकेला ही रह सकता है, परंतु जो ऑक्सीजन है हमारा, वो द्विपरमाणविक अवस्था में उपस्थित है, क्योंकि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व भी विद्यमान होते हैं जो अकेले यानी एक परमाणविक अवस्था में नहीं रह सकते। वो अपना अष्टक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें स्थायित्व मिल जाए, अपना अष्टक पूर्ण कर ले और स्थायित्व उनको मिल जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे तत्व के साथ संयोजन करते हैं या मिलने की कोशिश करते हैं। तो बहुत प्रकार के तत्व विद्यमान हैं, हमने पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये कोशिश करेगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये कोशिश करेगा कि क्यों ना मैं अपने ही जैसे यानी दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ जाऊं। तो ये इसे कहा जाता है इंग्लिश में डायटोमिक या द्विपरमाणविक। दो परमाणु मिल गए और एक अणु का निर्माण करते हैं, परंतु इनमें परमाणु कैसे हैं, एक जैसे हैं, इसीलिए क्या कहलाएंगे, तत्व। अब यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, परंतु इनका जो संयोजन होता है या मिलने का जो अनुपात है वो हमेशा फिक्स रहेगा। उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे कि H2O,
इसमें देखो आपको एक हाइड्रोजन का तत्व दिखाई दे रहा है और दूसरा ऑक्सीजन का तत्व दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हमने भारत से या आपके घर के पास से एक जल का नमूना लिया, तब भी उसका सूत्र H2O ही रहेगा। अमेरिका जाकर आप पानी लेकर आइए, तब भी उसका सूत्र H2O ही रहेगा। यानी कि जो इनका अनुपात है 2:1, यही सूत्र होगा तभी जल बनेगा, वरना जल नहीं बनेगा। यदि आप इसको 3:1 कर देंगे तो जल आपका नहीं बनेगा। तो इसका अनुपात कैसा है? फिक्स है, इसीलिए इसे कहा जाएगा यौगिक। एक ही प्रकार के परमाणु थे तो तत्व अलग अलग प्रकार के परमाणु हो गए। हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु के मिलने पर यौगिक का निर्माण होता है, परंतु उनका जो अनुपात है वो हमेशा कैसा रहेगा? निश्चित। एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर ही यौगिक का निर्माण होगा। अगला देखते हैं हम अशुद्ध या मिश्रण। मिश्रण देख लीजिए, मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। यहाँ पर विष का अर्थ जहर नहीं है। समांगी मतलब जिसका संगठन पूरे मिश्रण में एक जैसा हो, विषमांगी अर्थात जिसका संगठन एक जैसा ना हो। इसको उदाहरण से देखते हैं हम। मान लीजिए कि आपने एक जूस बनाया है या नींबू पानी बना रहे हैं हम, तो हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे, शक्कर भी मिलाएंगे और नींबू का रस भी डालेंगे। तीनों को घोल लेंगे हम आपस में। और अब हम उसको, आप पहले उसको देखिए, आपको कहीं से भी ऐसा दिखाई देगा कि ये पानी है, ये शक्कर है। घोलने के बाद और ये नींबू है, नहीं दिखाई देगा। अब आप एक काम कीजिए, इसमें से आधा जूस दूसरे ग्लास में निकाल लीजिए और दोनों को टेस्ट करके देखिए। दोनों का टेस्ट हमें एक जैसा ही आएगा। तो अर्थात जिसका संगठन पूरे मिश्रण में एक जैसा हो, कहीं से भी हम ये पता नहीं लगा सकते कि इसमें से कौन विलेय है और कौन विलायक। इसकी सीमा हम नहीं बता सकते कि कौन विलेय है और कौन विलायक। तो ऐसा मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। जैसे शक्कर का विलयन हो गया, नमक का विलयन हो गया, या नींबू पानी बना लीजिए, आप ऑरेंज जूस बना लीजिए, ये सभी हो जाएंगे हमारे समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ग्लास लिया, उसमें पानी भर दिया, उसमें थोड़ी सी रेत डाल दी, उसमें थोड़ी सी कीले डाल दी, थोड़े से पत्थर डाल दिए बड़े बड़े और इनको घोलिए। कोशिश कीजिए घुल जाए। क्या ये घुलेंगे? नहीं घुलेंगे। आप आसानी से देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इसमें से कौन कीले, कौन रेत और कौन बड़े बड़े पत्थर है। तो इस मिश्रण में विलेय और विलायक आसानी से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस मिश्रण को कहा जाएगा विषमांगी मिश्रण। तो परिभाषा के रूप में हो जाएगा, जिस मिश्रण का संगठन निश्चित होता है वह मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है, और जिसका संगठन निश्चित नहीं होता है या जिसमें विलेय और विलायक को आसानी से देखा जा सकता है वह मिश्रण कहलाता है विषमांगी मिश्रण। संगठन निश्चित नहीं, संगठन निश्चित नहीं। आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आप इस लेक्चर को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। यदि आप इस लेक्चर को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। ब्रह्मांड है उसे 2 भागों में बांटा गया है, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक क्रियाएं या भौतिक आधार जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है, या जिन्हें किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है, वो सभी भौतिक कहलाएंगे। और जिन्हें किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता वो सब कहलाते हैं हमारे रासायनिक। भौतिक को हम देख लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस 3 भागों में बांटा गया है। ठोस यानी कि जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, जिनके
जिनके जो कण होते, जिनके कण बहुत पास पास स्थित होते हैं, इनके बीच में लगने वाला अंतर आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और खाली स्थान नहीं होता, यह न के बराबर होता है। इन्हें संकुचित नहीं किया जा सकता है, ठोसों में बहना का गुण नहीं पाया जाता और ये सामान्यतः कठोर होते हैं। अब देखते हैं द्रव के गुण। इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इनके कण ठोसों की अपेक्षा कुछ दूर होते हैं और इनके बीच में लगने वाला अंतराकर्षण बल भी ठोसों की अपेक्षा कम होता है। इनका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। इनमें बहने का गुण पाया जाता है और कुछ मात्रा तक इन्हें संकुचित किया जा सकता है। गैसों के कण बहुत दूर दूर स्थित होते हैं क्योंकि इनके कणों के बीच लगने वाला अंतराकर्षण बल बहुत कम होता है। इनमें बहने का गुण पाया जाता है, जिसे हवा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है और इन्हें संकुचित किया जा सकता है। अब देखते हैं हम रासायनिक। इसे दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध यानी प्योर, अशुद्ध। अशुद्ध यानी इसका दूसरा नाम है मिश्रण या मिक्सचर। प्योर यानी कि जो पदार्थ एक ही प्रकार के तत्वों से पदार्थों से मिलकर बने होते, एक ही प्रकार के पदार्थों से, पदार्थ कह सकते हैं आप या अभिकर्मक कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, जल, ऑक्सीजन, कॉपर और रजत, चांदी या सिल्वर। इसको दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने वाले पदार्थ को कहा जाता है तत्व। अब ये हो सकता है कि उसमें परमाणु की मात्रा बड़ी या घटी हो सकती है, चाहे आप 2 परमाणु ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, परंतु परमाणु कैसे होंगे? एक ही प्रकार के। जैसे ऑक्सीजन के यहाँ पे O2 लिया है, यदि आप O3 भी लेते ओजोन, तब भी वो तत्व ही कहलाता। और कॉपर। यौगिक यानी 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु या तत्व से मिलकर बने हुए पदार्थ को कहा जाता है यौगिक, परंतु इनका संगठन परंतु इनका अनुपात हमेशा निश्चित होता है। एक निश्चित मात्रा में ही इनको मिलाया जाता है, चाहे इनका निर्माण कितने भी बार किया जाए। जैसे कि हमने उदाहरण के रूप में ले लिया जल, H2O ही इसका हमेशा फॉर्मूला रहेगा। अगला है हमारा मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। यह भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, सामांगी और विषमांगी। सामांगी यानी कि जिसका संगठन पूरे मिश्रण में एक जैसा हो और जिसमें विलय और विलायकों की पहचान आसानी से नहीं की जा सकती, उस मिश्रण को कहा जाता है सामांगी मिश्रण। और जिसमें संगठन निश्चित नहीं होता है, जिस मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है और विलय और विलायक की पहचान आसानी से की जा सकती है, वो मिश्रण कहलाता है हमारा विषमांगी मिश्रण। यदि आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को इंग्लिश में देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।